हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के साथ GS के स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि UPSI, UPPCS एंड UPSSC के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। आज हम करंट अफेयर्स के साथ संवैधानिक विकास पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है, किस राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति का अनावरण किया है? आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य ने नई राज्य शिक्षा नीति का अनावरण किया है। देखिए, भारत सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई थी वह 2020 में लाई गई थी, और इस शिक्षा नीति ने जो स्थान लिया था वह लिया था शिक्षा नीति 1986 का। शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया था 2020 की शिक्षा नीति ने, जो कि कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल BSF ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए राजस्थान सीमा पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर है ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे द्वारा अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं, मई जून जुलाई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर कर रहे हैं। तो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? कुआलालंपुर में। कहाँ पर पड़ता है? मलेशिया में। ध्यान रखना, 26 मई 2025 को आयोजित हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसकी अध्यक्षता जो की है मलेशिया प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने की है। दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने। इसका विषय क्या था? इसका थीम क्या था? समावेशन और स्थिरता। समावेशन और स्थिरता इसकी थीम थी। जो आसियान शिखर सम्मेलन की स्थापना हुई थी वह 1967 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, उसमें है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आसियान शिखर सम्मेलन में वर्तमान में कितने सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक सूचकांक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, सूचकांक कोई ना कोई अवश्य एग्जाम में आता है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी हुई है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है, इसी के द्वारा जारी की जाती है। एक क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी होती है? ऑप्शन यूनिसेफ दे देगा, WHO दे देगा, विश्व आर्थिक मंच दे देगा। तो आंसर रहेगा विश्व आर्थिक मंच। इसमें पहला स्थान जो प्राप्त किया है, किस देश ने प्राप्त किया है? आइसलैंड ने। दूसरा स्थान फिनलैंड ने। तीसरा स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है। जो भारत की रैंक रही है इसमें 131वीं रैंक भारत ने प्राप्त की है। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारत की रैंक और पहली रैंक है। तो पहली रैंक आइसलैंड, भारत की रैंक 131वीं रैंक है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025। इसमें सबसे लास्ट रैंक जो प्राप्त हुई है पाकिस्तान को प्राप्त हुई है 148वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में निधन हुआ है भारती चौधरी का, इम्पोर्टेंट है। भारती चौधरी कौन थी? देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाली सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी थी। हाल ही में निधन हुआ इनका। भारती चौधरी, नाम याद रखना। 97 की आयु में इनका निधन हुआ है, और यह 17 वर्ष की आयु में INA के रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का हिस्सा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक जारी किया गया है, उसका नाम क्या है? श्रेष्ठ। तो ध्यान रखना, श्रेष्ठ क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। या तो फुल फॉर्म पूछ लेगा डायरेक्ट, या पूछ लेगा श्रेष्ठ क्या है, या भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का क्या नाम है? श्रेष्ठ। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? पारदर्शी और डेटा आधारित तरीके से राज्य की दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन और सुधार करना इसका उद्देश्य है। कुल मिलाकर जो दवाइयाँ होती है उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है श्रेष्ठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकॉक में आयोजित
एशियन अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो एक क्वेश्चन यही बना आपका कि एशियन अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बैंकॉक में। तो एशियन अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की निशा एवं मुस्कान ने स्वर्ण पदक जीता है। निशा ने 54 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है और मुस्कान ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण जीते हैं, 7 रजत पदक जीते हैं और 4 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नू रानी ने पोलैंड में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो पोलैंड में भाला फेंक प्रतियोगिता हुई है, तो उसमें अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? तो नया आयकर विधेयक लागू कब होगा? यह होगा 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से यह लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? यह जीता है रोहित कृष्णा ने। रोहित कृष्णा ने। हाल ही में देखिए नारी अदालत की शुरुआत हुई है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। तो नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य में हुई है? सिक्किम में। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, राज्यपाल कौन है और उनकी राजधानी क्या है सिक्किम की। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, दीपिंदर गोयल की कंपनी जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बनाया है शाहरुख खान को। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। तो आइए शुरू करते हैं यूपीएसआई के दृष्टिकोण से, यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से, यूपीएसएससी के दृष्टिकोण से कंपनी का संवैधानिक विकास। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका संवैधानिक विकास पढ़ेंगे हम। देखिए दोस्तों, संवैधानिक विकास के कुछ कारण रहे थे जो ब्रिटेन को संवैधानिक विकास करना पड़ा था। दरअसल यह भारत के लिए नहीं बल्कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ये संवैधानिक विकास किए गए थे। कारण क्या थे? जैसे कंपनी के जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वह बहुत ज़्यादा लूट खसोट और भ्रष्ट हो चुके थे। तो वह अपने को ही धनवान बनाने लगे थे, धनाढ्य बनाने लगे थे। उसमें से जो उनको मिलता था, जो लाभ होता था कंपनी को, वो ज़्यादातर अपने आप ही हिस्सा रख लेते थे, इंग्लैंड को हिस्सा कम भेजते थे। तो इसी कारण से एक समय ऐसा भी आया था कि कंपनी के पास इतनी ज़मीन हो गई थी कि ब्रिटेन के पास उतनी ज़मीन नहीं थी खुद के। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश शासक द्वारा कुछ नियम बनाने शुरू किए गए, जिससे भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर स्वयं वह इस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो इस प्रकार कंपनी को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले मैं एक बात बताता चलूँ आपको। जब रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पूर्व सबसे बड़ा दोष यह था कि बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ एक दूसरे से पृथक थी, स्वतंत्र थी। तो ध्यान देना, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया नहीं था, उससे पूर्व बंगाल की प्रेसिडेंसी, मद्रास की प्रेसिडेंसी और बम्बई की प्रेसिडेंसी सब अपने से पृथक पृथक थी। बंगाल, बम्बई और मद्रास, तो तीनों ही प्रेसिडेंसियाँ अपने में स्वतंत्र थी, स्वायत्त थी। इन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था और यह किसी के प्रति उत्तरदायित्व भी नहीं थी। तो इसी कारण सर्वप्रथम मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया इसमें। तो ध्यान देना, क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया? तो आंसर रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर कहा जाता था अभी तक, इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस एक्ट के तहत
बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो नियुक्त हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। इसी एक्ट के तहत, मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, मैंने आपको बताया है, इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य है कंपनी को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा व्याप्त दोषों को दूर करना था। इसमें जो डायरेक्टर थे उनकी पदावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई थी। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ध्यान देना, अभी तक बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल के गवर्नर जनरल के परामर्श के लिए, इनकी सहायता के लिए इसमें 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई। तो ध्यान देना, बंगाल के गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए जो 4 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी, किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो जिसके निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे। जो 4 सदस्य हैं उनमें 3-1 का बहुमत चलता था, तो बहुमत के आधार पर होते थे निर्णय। इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। और ध्यान देना, इन सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संस्तुति के आधार पर केवल और केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा हटाया जा सकता था, और किसी भी माध्यम से ये नहीं हट सकते थे। जो 4 सदस्य हैं इसकी कार्यकारिणी में होते थे गवर्नर जनरल की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संस्तुति के रिकमेंडेशन के आधार पर ही ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको हटाया जा सकता था। तो देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ, कौन बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इसकी कार्यकारिणी के अन्य सदस्य जो थे, 4 सदस्य, तो ध्यान देना, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं वारवेल। इसकी कार्यकारिणी के अन्य सदस्य जो 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल इसके सदस्य थे। इसमें वारवेल ही एकमात्र ऐसा था जो वॉरेन हेस्टिंग्स का समर्थक था, बाकी प्रतिद्वंदी थे। तो इस एक्ट के तहत जो मैंने आपको पूर्व में ऊपर बताया है, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। एक मुख्य न्यायाधीश का नाम इम्पोर्टेंट है, क्या है? सर एलिजा इम्पे। क्वेश्चन आ जाता है, जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे, ध्यान रखना। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, उनका भी नाम देखिए, चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड थे अन्य 3 न्यायाधीश। और यह केवल एक अभिलेख न्यायालय था, केवल एक अभिलेख न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बना था। इस न्यायालय को सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक मामलों में निर्णय करने का अधिकार था। तो कुल मिलाकर 3-4 पॉइंट है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आते हैं। एक क्या कि जो दोनों प्रेसिडेंसी थी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। दूसरा पॉइंट, जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तीसरा पॉइंट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। चौथा पॉइंट, 1774 में जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। जो बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के लिए सदस्य कितने नियुक्त हुए थे? 4 सदस्य नियुक्त हुए थे, और इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संस्तुति के आधार पर ही ब्रिटिश सम्राट द्वारा हटाया जा सकता था। जो मुख्य न्यायाधीश थे कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के, वो थे सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट, संशोधन अधिनियम 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह क्यों आया?
यह देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ दोष थे, उनको उसमें संशोधन करने के लिए, उसमें सेटलमेंट करने के लिए यह संशोधन अधिनियम 1781 आया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना आप 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के लिए यह एक्ट आया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यावहारिक दोषों को दूर करना था, जो हमें अभी बताया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए अब उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए थे। जो भी कंपनी के पदाधिकारी, इसमें लड़ाई यही रहती थी कि दोनों के बीच सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में आपस में विवाद रहता था। इस विवाद को ख़त्म करने के लिए ही मेन रूप से यह संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया गया था। तो अब उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए थे कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए। गवर्नर जनरल की परिषद जो नियम बनाएगी उसमें उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। तो यह कुछ इसके पॉइंट थे। आगे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाएंगे। इसमें डेली हम 2 एक्ट जोड़ेंगे। इसी तरीके से आपका संवैधानिक विकास कंप्लीट हो जाएगा। फिर आने वाली वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक लाएंगे। इसी प्रकार आपका स्टैटिक पोर्शन हमारी जिम्मेदारी है, आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों, बस सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन यही है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।